गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9वीं हिंदी पाठ 4 तुम कब जाओगे अतिथि। यह पाठ हमने 7th क्लास में हम एक बार इसको पढ़ चुके हैं। इसको पुनः हम कक्षा 9वीं में पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं शरद जोशी। जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कालम के अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी जी भी एक हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। 2 व्यंग नाटक हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास्य परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, आध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सका। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठ का चित्रण पढ़कर सब चकित होते हैं और बहुत कुछ सोचने को विवश भी हो जाते हैं। आज जो हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि। इस पाठ में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर आने जाने का नाम नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए। वह जिसके आगमन के बाद मेज़बान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेज़बान निरंतर सोचते रहे। तुम कब जाओगे अतिथि। एक अतिथि हैं जो मेज़बान के घर आए हुए हैं। 1 दिन 2 दिन ठहर के उनकी मेहमान नवाजी हो गई है, किंतु फिर भी वह अपने घर जाने को तैयार नहीं है। इससे परेशान होकर मेज़बान अपनी मनोदशा का वर्णन इस पाठ में करते हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस मतलब चौथे दिन पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है। अतिथि को मेज़बान के घर 4 दिन हो गए हैं और उसके मन में बार बार एक प्रश्न घुमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिन से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। 2 दिन के बाद फिर यदि 2 दिन बचे हैं तो उस 2 दिन में लेखक बार बार तारीखें बता रहा है उस अतिथि को कि कम से कम तारीख देख के तो ये वापस अपने घर चले जाए। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों जो एस्ट्रोनॉट्स थे, एस्ट्रोनॉट्स का उदाहरण दिया है लेखक ने यहाँ कि लाखों मील की लंबी यात्रा के बाद भी वे लोग चांद पर इतने दिन नहीं रुके थे जितने कि तुम एक छोटी सी यात्रा करके आए हो और मेरे घर पर रुक रहे हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके, मतलब तुमने अपने पाँव मेरे घर में जमा लिए हैं। अब तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है।
तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेंजनी चट्टान देख ली। तुमने सोचा कि मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हारी आवभगत अच्छे से कर सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे घर जम चुके हो, जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तुमने मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके, अब तुम लौट जाओ। अतिथि, तुम्हारे बिना तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? उस दिन जब तुम आए थे तो मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। मैंने सोचा था अब तो ये 3-4 दिन रुक के ही जाएंगे। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ भी कांप गया। मेरा बटुआ कांप गया मतलब अब मेरे घर में खर्चा ज़्यादा होगा। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। फिर भी मैंने सारे गिले शिकवे को मिटाकर मैं तुमसे गले मिला और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। बच्चों, जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए अच्छा पकवान बनाते हैं। यही लेखक ने भी किया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे। हम अक्सर अतिथि को रोकने के लिए कहते हैं, किंतु अतिथि के पास समय का अभाव होता है, इसलिए वह नहीं रुकते हैं। किंतु ये अतिथि हैं जो मेज़बान ने कहा, फिर भी वह रुक गए और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बन रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। दोपहर का भोजन भी हमने अच्छा बनाया और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। और हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। हमने आज दिन तक इतने दिन किसी की मेहमान नवाजी नहीं की। यही लेखक के कहने का तात्पर्य है। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। कम से कम 3 दिन के बाद तो अतिथि अब आपको चले जाना चाहिए था। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और उसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, ऐसा कपड़ों के बारे में कहा गया। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा, अपनी सहज बनियान पर औपचारिकता का कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि यह अतिथि अधिक दिनों तक यहाँ ठहरेगा, और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर
फिर सेंटर में आकर चुप खड़ी हैं। कहने का तात्पर्य है कि अतिथि से जितनी बातें हो रही थी 2 दिन में, अब वह बातें नहीं हो रही हैं, क्योंकि अतिथि ज़्यादा दिन तक वहाँ ठहर गए थे। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया, मतलब बातें बंद हो गई और चर्चा के विषय चुप गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदार, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और एक चुप्पी है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि 2-3 दिन में ये सारे जो विषय हैं, इन विषयों पर, सभी विषयों पर हमने बातें कर ली हैं। अब तो बातें भी खत्म हो चुकी हैं कि हम क्या बात करें। सौहार्द अब शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। अंतर्मन से वह गालियां देने लगी हैं, पर तुम जा नहीं रहे। फिर किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? तुम किस गोंद से यहाँ चिपक गए हो? मैं इस भेद को सपरिवार समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि अतिथि, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था। कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। अब अतिथि इतने दिन ठहरे हैं कि पकवान बनना भी बंद हो गए। तो उनकी पत्नी कहती है कि मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। बनाओ। सत्कार की उत्साह समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो, कहने का तात्पर्य अपने बिस्तर नहीं समेटते हो, तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। अभी तो हम सिर्फ खिचड़ी तक गए, अब हम उपवास तक भी जाएंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ ही रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम को, स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटों से, जो अतिथि हैं वो खर्राटे लेता है, अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की यह अंतिम सुबह होगी। इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा। मैं लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट कर जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? अतिथि से मेज़बान बहुत परेशान हो गया था और अंत में मन ही मन में वह सोच रहा था कि अतिथि तुम कब जाओगे।